हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी जो है क्लास आपकी रात में 7 बजे होती है और दूसरी क्लास आपकी रात में 9 बजे होती है। ठीक है, तो ये आपकी 2 टाइम क्लास चलती हैं, पहली 7 बजे, दूसरी 9 बजे। 7 बजे आपके इस टाइम पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं और जो रात में 9 बजे क्लास होती है उसमें आपके जो क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो संभावित क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो सभी लोग शाम को 7 बजे भी जुड़ा करें और रात में 9 बजे भी। ठीक है चलिए, तो आज तो सभी को पता है कि आज हमें कौन सा पेपर उठाना है, कौन सा पेपर हमें सॉल्व करवाना है ना। आज हमें 2011 का पेपर सॉल्व करवाना है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए जिससे कि अपनी क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, इसके पहले हमने आपका 2013 का, 2021 का ये 2 पेपर हमने करवा दिए हैं और ये 2011 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमने आपको पहले ही बताया है कि नया आयोग बना हुआ है तो आपको अब किस तरह से तैयारी करनी है ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बार बार बता के टाइम नहीं बर्बाद करना। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बताइए, बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा, क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका सही होगा ऑप्शन सी, अजंता। सिगरिया गुफा के चित्र अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं और सिगरिया की गुफाएं कौन सी शताब्दी की हैं? 5वीं शताब्दी की हैं। उस समय वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। देखिए, समझिए यहाँ से आप क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। सिगरिया गुफा किससे मिलती जुलती है? अजंता की चित्रकारी से। कौन सी शताब्दी की है? 5वीं शताब्दी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? कश्यप प्रथम का शासन था। और सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग्न से मिलता है। कहाँ की? सिंघल की चित्रकला का इतिहास। और विवेचकों के अनुसार अजंता की गुफा 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अनंतर ही आते हैं। ठीक है, तो समझ गए कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ हमने अंडरलाइन कर दिया है, आप समझ लीजिएगा, जहाँ पर हम अंडरलाइन करें वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ पढ़ते जाइए। ठीक है, आगे, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, 17। क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 गुफाएं हैं। तो इसकी संख्या कितनी है? 9 है और यह मध्य प्रदेश के कौन से जनपद? धार जनपद में है और 97 किलोमीटर दूर कौन से पर्वत में? विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। और बौद्ध धर्म को दर्शाती हुई इन 9 गुफाओं किस धर्म को दिखाती है? बौद्ध धर्म को। ठीक है, अब कितने इसमें शेष हैं? तो 5 शेष हैं। ये जितने भी अंडरलाइन हैं, डिब्बे बने हुए हैं, ये सारे आपके एग्जाम के लिए अब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, पढ़ना आपको है, अब अच्छे से पढ़िए, समझते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी ने खूब दम से पढ़ लिया है, हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब आपको पढ़ना है डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया आयोग जो बनेगा वो आपके डिटेल्स से ही क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की खोज का जो श्रेय है वो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वीएस वाकड़कर, इनको जाता है। और ये गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, भीमबेटका नामक पहाड़ी पर है और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा ये स्टेशनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब इसका बताना है होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। बताइए, आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ये नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, पंचमढ़ी से 45 मील दूर है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी के तट पर है।
और इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर, एक सेकेंड आगे कर लेते हैं, आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े और हाथी सवार इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? अजीत घोष, जगदीश गुप्त, अमरनाथ दत्त, एंडरसन। बताइए। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर देखिए, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर अभी ऊपर दिखाते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक पूछे जा रहे हैं, तो कौन होंगे आपके? ऑप्शन बी, ये जगदीश गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ, तो देख लेते हैं। देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त हैं। और भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना स्टार्ट कर दिया था। कौन से काल में? पाषाण काल में। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो अभी अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, फटाफट से चलते हैं। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के वाकड़कर को। और कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? पुरापाषाण, नवपाषाण, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण। बताइए। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार पूछा जा रहा है, तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों का काल नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही कृषि और पशुपालन ने मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहन किया था। मिट्टी से बर्तन तथा अन्य वस्तुएं बनाना एक प्राचीन कला है और इस कला को कुंभकारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुंभकारी। ठीक है, आगे। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपरोक्त सभी। तो सभी को पता है, जाने कितने बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन डी, पशु पक्षी भी है, आखेट भी है, युद्ध भी है। जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता उसे हम कौन सा काल कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिलती हैं। कहाँ से? भीमबेटका से, जिससे विभिन्न काल में की गई चित्रकारी देखने को मिलती है। आगे आगे है उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रों में भैंस, हाथी, गैंडे, सूअर ये सब मिलते हैं। और एक चित्र में पशु का आखेट करते हुए भी दिखाया गया है। अब इसका बताइए, इसका धरातल क्या था? कपड़ा, शिला, कागज, कैनवास। क्या होगा आंसर? आंसर की बात कर लें, ऑप्शन बी हो जाएगा, शिला। तो आदि मानव जो हैं वो शिलाओं पर चित्रण करते थे। इसके तहत पशुओं के आखेट करते हुए व्यक्तियों के चित्र हैं, जिससे मनोरंजन का आभास होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आदि मानवों के अन्य कृतियां भी मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों से आदि मानवों द्वारा चित्रित चित्र मिले हैं, जिसमें भीमबेटका है, होशंगाबाद है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, रामगढ़। क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये रामगढ़ पहाड़ी पे। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, अब दिख रहा है। तो देखिए, जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। और यहाँ पर 2 गुफाएं पास पास में हैं, जिसमें से एक गुफा सीता बेंगरा है या सीता लांगड़ा नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखना है। आगे, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्ज़ापुर, बेल्लारी, मानिकपुर, अमरनाथ। बताइए क्या होगा आंसर 11th का? ये बताइए, क्लास अच्छी तो लग रही है ना? मज़ा तो आ रहा है ना क्लास में? इंपॉर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए होगा मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के भलडरिया नामक पहाड़ी से क्या मिलता है हमें? घायल सुअर मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुअर के आखेट का गुफा चित्र यहीं से मिलता है। फिर है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी लोग। आंसर की बात कर लेते हैं।
ऑप्शन ए D.H. गार्डन। तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? गार्डन को है। और ये 1936 ईस्वी में इन्होंने पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशुद्ध लेख प्रकाशित किया था। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से गुहावासी मानव की चित्रकारी के अनेक उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। अब बताइए, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में है? बहुत सिंपल सा है, पहले भी पढ़ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? धार जिले में है। और सबसे पहले इन गुफाओं का परिचय और विवरण 1818 में डेंजर फील्ड ने बम्बई से प्रकाशित किया था। जहाँ पर हम ये डिब्बा बना दें, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिब्बे पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिब्बा ही आपके एग्जाम में आपका डब्बा खोलेगा, ठीक है। इन गुफाओं के चित्रों का 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य कर्नल C.E. लुआर्ड ने निरीक्षण किया और इसके पश्चात ये चित्र संसार के समक्ष आए। ये गुफाएं विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बाघनी नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। आगे, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, पहली व पांचवी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए 14 का? हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है दूसरी व चौथी, ठीक है। तो बाघ की दूसरी और चौथी गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। और बाघ की गुफाओं में मतलब 7 गुफाओं के चित्र लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 और 5 में ही कुछ चित्र बने हुए हैं, वे भी अब छत विच्छत अवस्था में हैं। और चौथी गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, यहाँ से समझिए। चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। और अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में हैं। और बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक व अंतिम उत्तर कुंजी में ऑप्शन बी सही माना है, मतलब दूसरी और चौथी, ठीक है। आगे, भीमबेटका की खोज हुई है 1958, 1957, 1950, 1959। बताइए कब हुई है? बहुत सिंपल सा है, तो ये तो सभी जानते हैं। भीमबेटका की कब हुई है? 1958 में हुई है। छाप के बताओ वो कौन है जिन्होंने इसकी खोज की है। चलिए, जब तक हम डिटेल खोलते हैं, आप लोग आंसर करिए। चलिए, आ गया। देखिए, अभी जस्ट पढ़ चुके हैं बहुत बार भीमबेटका की खोज। उज्जैन के विश्वविद्यालय के जो विष्णु मतलब V.S. वाकड़कर थे, इन्होंने की थी, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं, अब फालतू नहीं बार बार। नेक्स्ट आता है, बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बताइए बादामी की गुफा किस राज्य में है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये सभी जानते हैं, कर्नाटक में है, ठीक है। इसका पूर्व नाम पूछा जाता है तो ये वातापी था। और कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला का एक तालुका है। और यह 540 से 757 ईस्वी में बादामी चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। ये इंपॉर्टेंट है। और यह अपने पाषाण शिल्पकला के मंदिरों के लिए फेमस है, ठीक है। आगे, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। बताइए। आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा। पांड्य राजवंश 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक है। और इसमें राजा पल्लव भंजन मरवर्मन राज सिंह ने ही पल्लव को कूटनीति से छीण किया था। सित्तनवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत, एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ। तो सित्तनवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पट्टुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कौन सी नदी? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब नोट समझ लीजिए यहाँ पे, सित्तनवासल गुफा रीता प्रताप की किताब के अनुसार कृष्णा नदी, ये सब हटाओ, ठीक है। और कोर्ट के अनुसार जो कोर्ट ने दिया था मैप और कोर्ट ने दिया है वो कावेरी नदी दिया है, ठीक है। तो अब ये आयोग के ऊपर है कि वो क्या करता है। आगे समझिए, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है? चौथी, पांचवी, तीसरी, पहली। अभी जस्ट पढ़ते जा रहे हैं, समझते जाइएगा। रंग महल किसको कहते हैं? तो यही है आपके रंगलियां मनाते हैं ना लोग। ऑप्शन ए, चौथी गुफा में, ठीक है। चौथी गुफा को क्या कहते हैं? रंग महल के नाम से जाना जाता है।
और बाघ गुफाएं अनेक नामों से प्रचलित हैं, जिसमें प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा, यहाँ समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ठीक है। तो चौथी गुफा को रंगमहल के नाम से जाना जाता है, और जिसमें से जो प्रथम गुफा है वो ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को गुसाई कहते हैं या फिर पंचपांडु भी इसी को बोल देते हैं, ठीक है, और तीसरी को हाथी खाना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चौथी को रंगमहल, फिर से सुनिए, पहली गुफा ग्रह गुफा, दूसरी को गोसाई या फिर पंचपांडु, तीसरी को हाथी खाना, चौथी को रंगमहल कहते हैं, और पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से जाना जाता है। ये पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं, वो सब खत्म है। आगे, बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है, बताओ जल्दी से। डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिस, पता नहीं क्या लिखा है, बताइए क्या होगा। हाँ, आंसर पता ही है सभी को, ऑप्शन सी, ये किसमिस भाई साहब ने किया है, ठीक है। तो बादामी चित्रों की खोज किसने, स्टेला कैम्ब्रिस को है। और चालुक्यों द्वारा बादामी में 4 गुफा मंदिर बनवाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, जिसमें एक जैन धर्म से, 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। और बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत एहोल के निकट कर्नाटक में स्थित हैं, ठीक है। आगे, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं, बता दीजिए। पीपल, नीम, बरगद, शमी, क्या होगा आंसर। आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए, पीपल की पूजा करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, पूछा जा रहा है, रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, और यह नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। यहाँ के निवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है, तांबा, पीतल, कांसा, टिन, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर तो सभी जानते हैं, डिटेल जानिए। ऑप्शन सी, कांसा। तो ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, ये सब विराजमान है। आगे, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें काहे से बनी है, मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी, चमड़े। आंसर जाएगा आपका, सभी को पता है, ऑप्शन ए, मिट्टी से। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मूर्तियां काचली मिट्टी की बनी हुई हैं, और मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियों की है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो डिब्बे बने हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार याद दिला देते हैं कि कहीं दिमाग से सटक न जाए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चैत्य को क्या कहते हैं, पूजा घर, निवास घर, गर्भगृह, गैलरी, बताइए क्या कहते हैं। हाँ, ऑप्शन ए, पूजा गृह कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों में जो वर्ग व्यापारी और धनिकों का था, उन्होंने अनेक कलापूर्ण उन्होंने अनेक कलापूर्ण भव्य स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ले का चैत्य बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ के समान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है, रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये मोहनजोदड़ो से। तो अनेक प्रकार की रोचक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इन मूर्तियों में एक योगी की मूर्ति है तथा एक पुजारी का सिर है, जिसमें भारी जबड़े हैं, चौड़े मोटे ओंठ हैं और भद्दे तस्तरीनुमा कान हैं, तथा एक व्यक्ति की बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। ये प्रस्तर निर्मित है, और साथ ही साथ नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहीं से मिली है। ऊंचाई है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। आगे, बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है कहाँ से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, कहाँ से मिला है बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन बी, बिहार से, ठीक है। तो ये जो बौद्ध धर्म का मुख्य मंदिर है सबसे बड़ा, कौन सा है, बोधगया, बिहार से मिलता है। और यह बिहार
मुख्य विहार या महाबोधि विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था और यहाँ स्थापित गौतम बुद्ध की मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ? बोध गया में। ठीक है। जातक कथाओं में वर्णित बोधि वृक्ष भी यहीं पर है और यह एक विशाल पीपल का वृक्ष है। ये पूछा जाता है कि कौन सा जो बोधि का वृक्ष है वो कौन सा है। ठीक है, पीपल दे देगा, बरगद दे देगा और भी, तो बरगद और पीपल में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं फटाफट से, बस नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन। चलिए आ गया। पूछा जा रहा है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ब्रह्म धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। बताइए 26 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। तो अजंता की गुहा मूर्तियां एवं भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है। और मूर्ति कला की अपेक्षा चित्रकला के क्षेत्र में बौद्ध कलाकारों का दूसरा ही दृष्टिकोण रहा और गुप्त काल से पूर्व बौद्ध कला की परंपरा मूर्ति एक सेकंड ऊपर कर देते हैं। गुप्त काल से पूर्व बौद्ध कला की परंपरा मूर्ति निर्माण में सुरक्षित रहती आ रही है और तदनंतर वह स्थान चित्रकला ने ले लिया। ठीक है, ये सब हटाइए। एक तो आज गले में बहुत दर्द हो रहा है हमारे। बताइए बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? 16, 1, 10, 17। बताइए, कंटिन्यू बोलना भी पड़ता है ना, तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी, फर्स्ट गुफा में आपको पद्मपाणि दिखाया गया है। ठीक है, नीले कलर का फूल लिए हुए हैं कमल का। ठीक है। तो अजंता की पहली गुफा का निर्माण कब होता है, ये पूछा जाता है। तो 500 ईस्वी से 625 ईस्वी के बीच में होता है और इस गुफा के अंदर अनेक चित्र मिलते हैं जिसमें वज्रपाणि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वज्रपाणि, शिवी जातक की कथा, पद्मपाणि, बोधिसत्व, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, ये सब चित्र यहीं पे मिलते हैं देखने को पहली गुफा में। आगे है अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 28 का? बताएंगे सभी लोग। आंसर की बात की जाए, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, काल्पनिक। तो अजंता के चित्रकारों ने भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा है। किसको? मानसिक। और इस मानसिक परिप्रेक्ष्य में उसने घृणा, क्रोध, श्रद्धा आदि भावों को बखूबी दिखाया है तथा दृष्टा तक पहुंचाने में पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे। एलोरा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? पूछा जाता है। एलापुर अंचल तथा स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? वैरूल के नाम से जानते हैं और यह एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है जहाँ कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। ठीक है, इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। पूछ लिया जाता है किस किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है ये हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है और ये 5वीं और 10वीं शताब्दी के मतलब बीच में बनता है। ठीक है, आगे। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। बताइए। चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कैलाश मंदिर। तो बादामी के चालुक्यों के बाद उस भूभाग पर राष्ट्रकूट वंश का आधिपत्य स्थापित होता है और इनमें राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम। टाइम पीरियड है इनका 754 से 772 ईस्वी। इनके द्वारा शिव को समर्पित कैलाश मंदिर बनवाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। आगे। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल, कुषाण काल। बताइए 31। ये वो टॉपिक हैं, मतलब ये वो टॉपिक के क्वेश्चन हैं जहाँ से एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, आगे चलते हैं।
चलिए, तो दे रहा है अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की खोज 1819 में होती है और अजंता गुफा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अजंता गुफा का सर्वश्रेष्ठ काल कौन से काल से है? गुप्त काल से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो कहाँ बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। न्यूयॉर्क, कनाडा, पेरिस, मुंबई। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इसका डिटेल देख लीजिए। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को होता है। कहाँ पर? बुडापेस्ट, हंगरी में। ठीक है, इसका भारत आगमन 1921, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये बिल्कुल से नोट कर लीजिए, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। इनका भारत आगमन 1921 ईस्वी में होता है और 1929 ईस्वी तक वे शिमला में ही रहती हैं और 1929 ईस्वी में सन 1934 ईस्वी तक पेरिस में रहकर कला का शिक्षण ग्रहण करते हैं और 1934 ईस्वी में भारत लौटने पर उन्होंने शिमला के समीप ही समर हिल पर एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था। कहाँ पर? समर हिल पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा। बताइए सिगरिया का डुप्लीकेट कौन है? बहरूपिया कहते हैं जिसको। होगा इसका ऑप्शन सी, अजंता। ठीक है, हाँ। तो देखिए सिगरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित होती हैं। उस समय कौन था? कश्यप प्रथम था। सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2वीं सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्न से मिलता है। ये सब हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए, आंसर जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अजंता की 30 गुफाएं हैं। इस गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं, 30वीं गुफाएं कैसी हैं? ये चैत्य हैं और जहाँ पूजा उपासना होती है। बाकी जो शेष गुफाएं हैं साधुओं या बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए हैं, मतलब निवास स्थल है। और 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष 1ली, 2री, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं, 21वीं इनमें ही रह गए थे। ठीक है, बाकी ऊपर देख लीजिए जहाँ गोला लगा है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी है? बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जितने मिल रहे हैं ना बहुत दम से पूछे जाते हैं। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, गुफा नंबर 16। 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है और यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बाघोरा नदी का उद्गम है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम कर ले। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? मरणासन्न राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अध खुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित अध लेटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्लास तो पसंद आ रही है ना? हमें तो पता है पसंद आएगी ही, माल जो मिल रहा है बिल्कुल से, है ना, बिल्कुल से मक्खन मिल रहा है। बताइए अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 36। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये कौन सा दे दिया भाई? अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं? अच्छा ठीक है, देखिए इसमें देख लीजिए, फिर हम बताते हैं। ऊपर देखिए, सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा था। ठीक है, अजंता के चित्रों की इन अनुकृतियों को सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा ये ई नंबर नहीं है, ये सी नंबर है। ठीक है, ऑप्शन सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वॉश टेक्निक, तेल रंग, पेस्टल रंग, फ्रेस्को टेक्निक। बताइए 37। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी,
फ्रेस्को टेक्निक। तो अजंता के चित्र गुफा की दीवारों पर बने हैं, सबसे पहली बात। ग्रिफिक्स महोदय के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ग्रिफिक्स महोदय के अनुसार अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रण प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तथापि इसमें मुख्यतः फ्रेस्को टेक्निक का प्रयोग भी देखने को मिलता है, मतलब मेन चीज़ ये है। आगे, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। बताइए, बार बार पढ़ रहे हैं, अब भी ना बता पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, चुल्लू भर पानी ना हो तो हम दे देंगे, ठीक है। अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तक पहुंचने के लिए जलगांव जिले से फरदारपुर ग्राम से होकर जाना पड़ता है। यहीं पर अजंता से 2 मील की दूरी पर अजिष्ठा, ये इंपॉर्टेंट है, अजिष्ठा नामक ग्राम है जिसका मूल या शुद्ध उच्चारण अजिष्ठा है। इस ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस गांव के नाम पर अजंता नाम पड़ा, तो ये आ गया सामने किसके नाम पे। अजंता की गुफाएं सेंट्रल रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्टेशन से कितना दूर है, तो ये 102 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कौन सी पहाड़ियों में? सतपुड़ा की पहाड़ियों में है, ठीक है। आगे, कैलाश मंदिर किसके मध्य में है? कैलाश मंदिर के मध्य में कौन स्थापित है? गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग, पार्वती। बता दो कौन है? सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, यहाँ पर अपने शिवलिंग है। एलोरा का कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु है, जिसे मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम ने निर्मित करवाया था और इसके मध्य में शिवलिंग है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में होता है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। बताइए क्या होगा 40 का? आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी, स्थिर और जकड़े हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े बने हैं। इस शैली के चित्रों में मानवाकृतियां कैसी हैं? सवा चश्म है और एक ही ढंग से बनी है। इसकी नाक अनुपात में अधिक लंबी है, नुकीली है और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकाली हुई बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ठीक है। डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं कि हमें भूत लगे हों, है ना। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं हम आपको। पूछा जा रहा है, अब देखिए राजस्थानी चित्रकला से है, तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, दसवंत, गोवर्धन दास। क्या होगा बताइए 41। आंसर की बात की जाए, सभी जानते हैं, ऑप्शन ए निहाल चंद। अब समझिए यहाँ पर किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मूर्ध्वज निहाल चंद था पूरा नाम। और नागरी दास की कविताओं को आधार मानकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। किसकी कविताओं को आधार माना है? नागरी दास की कविताओं को आधार मानकर। और बनी ठनी नामक इस चित्र को विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्र लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के समान माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको समझना है कि कहाँ से आपकी तैयारी करनी है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। बताइए 42। हाँ, आंसर होगा आपका, दूसरा नाम क्या है इसका? हिंदू शैली है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट बताइए, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपांसनाहचर्यम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, सुपांसनाहचर्यम। तो अब समझिए, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र उनकी प्राचीनतम कृति सुपांसनाहचर्यम में मिलते हैं। इसका रचनाकाल पूछ लिया जाता है तो याद रखना है 1423 ईस्वी का है। बताइए फड़ काहे से संबंधित है? ये तो सभी जानते हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहाँ से है? राजस्थानी लोक कला से। फड़ चित्रकारी एक राजस्थानी लोक कला है। फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के पट्टचित्र होते हैं, ठीक है, जिस पर भीलवाड़ा क्षेत्र के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण करते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुरक्षित रखना होता है, ठीक है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइए
क्या होगा आंसर आपका? करेंगे सभी लोग? चलिए, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा बूंदी। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उदयपुर था। राजस्थानी चित्रकला की निम्न 4 शैलियां हैं, जिनमें अनेक शैलियां उपशैलियां पनपी और विकसित हुई तथा प्रभावित हुई। प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़ाड़, ये सब हैं। ठीक है, याद रखना है। और मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार, ये सब हैं। ठीक है, आगे। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। क्या होगा? ऑप्शन डी, राजस्थान की हवेलियां हैं। ठीक है, राजस्थान की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं और 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगता है और राजस्थान अपने हवेलियों के लिए फेमस होता है। और राजपूत मुगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए अपनी हवेलियों को ये चित्रित करते रहते थे। ठीक है, हाँ, जैसे आप लोग कह देते हैं ना, मिल लेना हवेली पे। चलो, डायलॉग बाजी में तो फर्स्ट है। बताइए, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तेल, टेम्परा, जलीय रंग, पेस्टल रंग। क्या होगा 47 का? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टेम्परा। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा रंग का प्रयोग हुआ है। टेम्परा चित्र बनाने की एक परंपरागत विधान टेक्निक है और आज भी प्रचलित है। टेम्परा चित्रण की मुख्य विशेषता ये है कि संश्लेषण युक्त पदार्थ मतलब वाइडिंग मटेरियल के साथ जलीय रंग मतलब वाटर कलर का भी प्रयोग करते हैं। मतलब वाइडिंग मटेरियल के साथ साथ वाटर कलर का भी यूज होता है। इसमें मेन चीज़ ये है। अब बताइए, चित्रकला की किस शैली को रंगों का महाकाव्य कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कांगड़ा को। तो कांगड़ा कला को रंगों का काव्य कहा जाता है। कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंशों में कटोच राजवंश का नाम मिलता है। कांगड़ा कला के प्रणेता कौन थे? संसार चंद। बहुत इंपॉर्टेंट। कांगड़ा के इतिहास में सन 1786 से 1805 ईस्वी तक का समय स्वर्णिम रहता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, गोवर्धन दास, दसवंत, मंसूर। बताइए। देखिए, आप हमारी स्पीड ऐसे देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो स्पीड रहती है हमारी लास्ट में भी वही स्पीड रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत फास्ट हो जाए लास्ट में, पहले स्लो। जैसी हमारी स्टार्टिंग में स्पीड होती है वैसी ही लास्ट में होती है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू देखा करिए। ठीक है, हाँ, चलिए। और सभी को जोड़ लिया करिए जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि हाँ, हमें कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए, निहाल चंद। ठीक है, अभी हम पीछे देख ही चुके हैं। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद। इसकी मतलब किशनगढ़ नगर की स्थापना कब? 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह द्वारा की गई थी। और आगे दे रहा है, राजा राज सिंह साहित्य कला प्रेमी विद्वान राजा थे। उन्होंने 33 ग्रंथों की रचना की और कला के विकास में भरसक प्रयास किया। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद इसी के दरबार में रहता था, जिसे राज सिंह ने चित्रशाला का प्रबंध बनाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या हैं? बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्रम, कल्पसूत्र। आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पसूत्र। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसा क्या है इसमें। जैन चित्रकला के प्रमुख स्रोत कल्पसूत्र है। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कलम में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों से भी 1 शताब्दी पहले की सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित जैन तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीनतम उदाहरण है। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? सीता, पार्वती, राधा, नायिका। बताइए। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है राधा। तो
तो किशनगढ़ चित्रशैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको है? कवि, चित्रकार, भक्त और कलाप्रेमी कौन है ये? राजा सावंत सिंह। और राजा सावंत सिंह नगरी दास के उपनाम से भी जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नागरी दास ने बनी ठन्नी का चित्रण राधा के रूप में किया है, ठीक है। आगे, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप कौन सी शैली से प्रभावित था? मुगल, दक्षिणी, पहाड़ी, अपभ्रंश, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है अपभ्रंश। नेक्स्ट पर चलते हैं। दे रहा है राजस्थान में चित्रकला की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने का श्रेय यहाँ की चित्रकला को भी रहा है। धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान की गुजरता कहलाने वाले दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई और आगे चलकर इसी परंपरा में, चलो इसको कुछ नहीं याद करो, आगे चलते हैं। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। 53 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? जो विभाजन किया है किसने? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक बुक में, कब? 1916 में किया है। इनके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय कौन सा है? राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है, ठीक है। अब बताइए कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? चारों ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन बी होगा पशुओं का शिकार, ठीक है। अब समझिए, कोटा कला के मुख्य आश्रयदाता राजा उम्मेद सिंह के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। उम्मेद सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था, अतः उम्मेद सिंह कोटा झालवाड़ा मार्ग पर स्थित सघन वनों में शिकार करने जाया करते थे। चित्रकारों ने उम्मेद सिंह के रुचि के अनुरूप पशु शिकार का चित्र बनाया था, ठीक है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायिका भेद, बारहमासा, आशुका, इनमें से कोई नहीं। आंसर सभी जानते हैं, ऑप्शन बी, बारहमासा। तो राजस्थानी चित्रकला शैली में बारहमासा तथा राग रागनियों के चित्रों का विशेष स्थान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है और बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। इसमें चैत्र से फाल्गुन तक, ये इंपॉर्टेंट है, माह का चित्रण देखने को मिलता है। फड़ किससे संबंधित है? पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। ऑप्शन ए, राजस्थानी लोक कला से। आगे चलते हैं। जयपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का है? कंपनी, बंगाल, मुगल, पहाड़ी, बताइए। ऑप्शन सी, ये है मुगल। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा। इस शैली के सर्वाधिक प्रभाव अकबर और जहांगीर के शासनकाल में पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58, तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बूंदी, क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, बूंदी। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी कौन सी रही है? बूंदी। और बूंदी राज्य की राजधानी जिस कस्बे में स्थित थी उसको राजा रावदेव ने सन 1342 में बसाया था। इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, इनको समझिएगा। उसके बाबा का नाम बूंदा था, उन्हीं के नाम पर उसका नाम बूंदी रखा गया। राव रतन सिंह 1607 से 1631 को जहांगीर ने सर बुलंद राय की पदवी देकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलंद राय की पदवी देकर सम्मानित किया तथा हाड़ा मुगल संबंधों को सुदृढ़ बनाया। भाव सिंह के, एक सेकेंड इसको थोड़ा और कर लेते हैं। भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना की। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कला प्रेमियों तथा कलाकारों को प्रभावित है। आगे चलते हैं। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? जयपुर, मालवा, किशनगढ़, मेवाड़, क्या हो जाएगा? 59। ऑप्शन डी, मेवाड़ शैली से।
आगे चलते हैं तो ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। इस शैली के अन्य प्रसिद्ध व प्रमुख चित्र हैं बारहमासा, राग रागनी विषयक हैं और प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ शैली की विशेषता है जो अलंकारित ढंग से चित्रित है। और राजपूत काल में मुगल शैली से प्रभावित सचित्र ग्रंथों में प्राचीनतम कृति ढोला मारू जो कि 1592 ईस्वी की है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए घनवादी दिखाई देती है। बंगाल की लोक कला गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला में घनवादी मतलब क्यूबिज्म दिखाई देती है, जिसमें चलायमान गतिशील आकृतियां बनी हैं। इनमें भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाती हैं। ठीक है, समझते जाइएगा कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ बता नहीं सकते कि हाँ यहाँ से भी पढ़िए, हम गोलक खिंचा दे रहे हैं, डिब्बा बनाए दे रहे हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? 1920, 21, 22, 17। बताइए। देखिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हम कम से कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सभी लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है और सभी तक शेयर करिएगा। ठीक है, हाँ आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी 1921। तो असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने 1921 में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने घनवादी चित्रों में चलायमान गतिशील आकृतियों का चित्रण किया है। इनमें वे भविष्यवादी असंतुलन व गति को दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेला क्रैमरिस ने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेला क्रैमरिस ने। आगे है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से, ये तो रटा हुआ है बिल्कुल से सभी को, है ना। चलो, तो आंसर है ऑप्शन सी नंदलाल बोस, अपने मास्टर मोशाई जी। ठीक है, तो नंदलाल बोस जो हैं ये अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ये मास्टर मोशाई के नाम से फेमस थे। सहज, सरल, निरभिमानी, वसु उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना की थी। अपने माइकल एंजेलो व राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियों भी बनाई है, मतलब इन्होंने बनाई है। ठीक है, आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस, जापान, मुंबई, कोलकाता। बताइए। ऑप्शन ए पेरिस में। अब समझिए इसको। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जोरांस को कोलकाता में होता है। कब? 1861 में। आयु के 67वें साल से इन्होंने चित्रकारी में ध्यान दिया। क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। 1926 के करीब इन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, समझते जाइए, शुरू से देखिए। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जोरांस को कोलकाता में होता है 1861 में। 67वें साल में ये चित्रकारी में ध्यान देते हैं और 1926 ईस्वी के करीब ये कपड़े के टुकड़े या फिर उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण कार्य करते हैं और बाद में सीमित रंगों का उपयोग करते हैं। और सन 1930 में इनकी चित्रकला के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिगाल में हुई थी। ठीक है, इनकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों ने भी प्रशंसा की थी। आगे है, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से टुकड़े की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। बहुत सिंपल सा भी है, सभी जानते भी हैं। ऑप्शन बी बंगाल स्कूल। इसको देख लीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 में होता है। कहाँ पर? जोरांस्को, बंगाल में। और अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय एवं पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दासना से मुक्त करा, एक नवीन मार्ग प्रदान किया।
अवनींद्रनाथ ने बंगाल स्कूल की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ईवी हैवेल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। बताइए। ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म होता है 1871 में जोड़ांसकू के ठाकुर परिवार में, और रविंद्रनाथ जो है ना इनके चाचा थे। ठीक है, इन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दे रहा है आगे दे रहा है, अवनींद्रनाथ ने अपनी विशिष्ट चित्रकला को प्रारंभ किया, अतः कहा जाता है कि वह आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया? तो सभी को पता है, ऑप्शन सी वॉश टेक्निक। और बंगाल स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी जो है ना ये वॉश पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप से सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, और वॉश पद्धति की बंगाल में अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया था। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। बताएंगे सभी लोग। 68 का क्या होगा? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी ये है बौद्ध धर्म। तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, और इस वंश में धर्मपाल, देवपाल और रामपाल ये सब हुए हैं। और पाल और दे रहा है, पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, और पाल चित्रकला में बौद्ध धर्म की बहुलता है। ठीक है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य, पाल शासक, शुंग शासक, चोल शासक। आंसर जाएगा ऑप्शन बी पाल शासक, है ना। तो किसने? पाल शासक थे, जिसमें धर्मपाल, देवपाल, रामपाल ये सब मिलते हैं। आगे दे रहा है, 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थीं? रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे, पर्सी ब्राउन। बताइए 70 का क्या होगा? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन ए रॉबर्ट गिल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सबसे पहले 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रॉबर्ट गिल के द्वारा तैयार अजंता की प्रतिलिपियों को लंदन के क्रिस्टी पैलेस में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया था, किंतु दुर्भाग्यवश 1866 में क्रिस्टल पैलेस में अग्नि दुर्घटना से उक्त प्रतिलिपियां नष्ट हो गई थीं। नेक्स्ट है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ होता है? हिंदू ईरानी, मुस्लिम चीनी, फारसी हिंदू। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? बात कर ली जाए आंसर की, ऑप्शन ए हिंदू और ईरानी मिलके बनती हैं। ठीक है, तो आगे है, ईरानी शैली में मिश्रित रंगों का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और रंगों को प्रायः सपाट भरा जाता था। सबसे पहली बात, मिश्रित रंगों का अभाव। दूसरा, सपाट भरा जाता था। इसमें छाया प्रकाश एवं उभार नहीं दर्शाया गया है, जबकि मुगल शैली में प्रकाश मतलब छाया प्रकाश और परताज के सिद्धांत का पालन होता था। ठीक है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां कौन सी हैं? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन डी इनमें सभी। मोर मोरनी, टर्की कॉक, लाल फूलों का समूह, तीनों हैं। ठीक है, तो तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, बाज पक्षी, जैबरा, लाल पुष्प, मोरनी, नील गाय, लंगूर, जंगली स्ट्रॉबेरी, ये सब जो श्रेष्ठ कृतियां हैं ना, ये सब किसकी हैं? उस्ताद मंसूर की हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिए। आगे, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है? बताइए। मंसूर, आका रिजा,
अब्दुस्समद बिशनदास। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी हो जाएगा बिशनदास। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जहांगीर काल का, ये किस काल का था? जहांगीर के काल का था। कौन? बिशनदास। और उसका एक शबीह है, नूरजहां का शबीह वाला चित्र श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और शेख सूफी संत का ये जो चित्र भी किसने बनाया है? बिशनदास का ही बनाया हुआ है। पूछा जा रहा है आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? केशव, अकबर, अबुल फजल, दसवंत। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। और क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ। आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। तो अकबर के जीवन चरित्र आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। और इसमें अकबर के दरबार व उसके प्रशासन के बारे में दिखाया गया है। बताइए बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद, बेहजाद, बिशनदास, मंसूर। किसने किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर ने। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जहांगीर के समय का था। कौन? ये मंसूर। और जहांगीर कालीन चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में भी सिद्धहस्त था। इसने तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध जो चित्र बनाए हैं किसने किए हैं? मंसूर के द्वारा ही। और बाज पक्षी का यह चित्र कहाँ पर संग्रहित है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ है? बताइए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। आंसर निकल गया था मुंह से ही हमारे। ऑप्शन ए हो जाएगा ये अकबर। ठीक है, हुमायूं के संरक्षण में दास्तान अमीर हमजा मतलब हमजानामा की शुरुआत हुई थी तथा अकबर के समय में यह पूर्ण होती है, याद रखना है। ठीक है, और एक सेकेंड आगे देख लेते हैं। अकबरकालीन समस्त ग्रंथों में ये महत्वपूर्ण है दास्तान अमीर हमजा। और इन चित्रों का निर्माण 67.5 बाई 57 सेंटीमीटर सूती कपड़े पर आरोपित कागज पर बनाया गया है। और सभी चित्र अहस्ताक्षरित हैं, जिसमें 360 कहानियां हैं जिन्हें अकबर कथावाचक के रूप में अंतःपुर की बेगमों को बड़े शौक से सुनाता था। और अकबर ने इस कथा को 12 खंडों में विभाजित कराया था और इनमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज थे। इस प्रकार इस लिपि में कितने चित्र बनाए गए हैं? 2400 चित्र लगभग बने हैं। ठीक है, आगे है दीने इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। बताइए। आंसर की बात कर लें, ऑप्शन ए ये अकबर ने। तो सभी धर्मों को सम्मिलित कर एक नया धर्म बनाने का जो विकास किया है वो किसने? अकबर ने। और उसने 1582 ईस्वी में दीने इलाही धर्म को चलाया और राजा बीरबल इसके प्रधान पुरोहित थे। अकबर ने उसे नवरत्नों में सम्मिलित भी किया और बीरबल ब्रह्मा उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी ये जहांगीर। स्थापत्य की बात की जाए तो आंसर होगा शाहजहां। आगे चलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आगे दे रहा है मुगल चित्रकार जहांगीर के शासन काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर थी। और अकबर व शाहजहां की बात की जाए तो कहा जाता है कि अकबर का शासनकाल साहित्य व संगीत के लिए, ठीक है, याद रखना है। और शाहजहां का जो काल है वो किसके लिए है? स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग मतलब चित्रकला का स्वर्ण युग पढ़ लेते हैं, स्थापत्य कला का पढ़ लेते हैं, लेकिन साहित्य और संगीत नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन संभावना हो जाती है कि यहाँ से बन जाए। ठीक है, आगे मुगल शैली में रंग किसके बनाए जाते थे? फूलों से, खनिज से, पत्तियों से, इनमें से सभी से। बताइए। पता है ये वाली क्लासें बनाने में ना इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है कि क्लासें ज़्यादा लंबी ना होने पाए। सच में इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है कि सिर इतना भयानक दर्द हो रहा है, सिर में इतना तेज़ मतलब तनाव सा रहता है दिन भर।
कंटिन्यू बोलना बहुत हो जाता है, बिना सांस लिए, मतलब कंटिन्यू ही बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी ये खनिज से। तो मुगल कालीन रंगों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वानस्पतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा खनिज रंग। और आगे है यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, समझ लीजिएगा, ठीक है। 3 वर्गों में, वानस्पतिक, रासायनिक और खनिज रंग, ठीक है। मुगल चित्रकार के रंग कैसे? चमकदार तथा साफ तथा स्थायी हैं। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है ए माना था, जबकि अंतिम कुंजी में उन्होंने बी को सही माना था। अच्छा ठीक है, रुको अभी देख लेते हैं, ठीक है। आगे दे रहा है खनिज रंगों में लाल हिरोंजी तथा गेरू या खनिज, नीला लैपिस लाजुली और पीला चमकदार हरताल, पीला गंदा रामरज, हल्का पीला मटमैला मुल्तानी मिट्टी, सफ़ेद खड़िया, हरा जंजाल और संग सब्ज, ये सब आदि देखने को मिलते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कौन सा खनिज रंग है। अच्छा ये बताइए अब इसका क्या होगा? मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है हुमायूं। तो मुगल शैली की नींव किसने रखी है? हुमायूं ने। हुमायूं की मुलाकात तरबेज में 2 महान ईरानी चित्रकार कौन कौन? अब्दुस्समद सिराजी और दूसरे मीर सैयद अली से हुई थी। और अब्दुस्समद सिराजी पशु चित्रण करने में पारंगत थे। काहे में? पशु चित्रण करने में। और मीर सैयद अली को ग्राम्य चित्रण करने में थे। और इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं ने अपनी सेवा में रख लिया था। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से फेमस है? राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी बाबा, मंजीत बाबा। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, परमानंद चोयल। तो 1956 से 1960 ईस्वी के बीच में चोयल ने भैंसों का गहरा अध्ययन किया और भैंसों को लेकर उन्होंने बनाए गए, एक सेकेंड ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, जब तक आप लोग नेक्स्ट का भी आंसर दे लीजिए। तो भैंसों को लेकर उनके बनाए गए चित्रों और रेखांकनों ने उन्हें भैंसों के कलाकार के नाम से फेमस कर दिया। इनके द्वारा बनाए गए कुछ प्रसिद्ध जो चित्रकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वुमेन, आग, उदयपुर की गली, धरती की मिट्टी, दरारों से सरकती हवेलियाँ। ठीक है, ये सब चोयल की हैं। आगे दे रहा है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी थी? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, थियोडोर जॉनसन से। आंसर देख लेते हैं अब इसका, जब तक आप लोग नेक्स्ट दे दीजिए। राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रण की विधा जो है वो किससे? थियोडोर विद्या जो है कहाँ से? थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। इनके प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: वामन अवतार, भिक्षुणी, साधु और मेनका, पक्षी दूत, गरीबी, बाला, कंजूस, बुद्ध भीष्म प्रतिज्ञा, मत्स्यगंधी, सीता हरण और श्री राम। ये सब जो हैं ये सब किसका है? और देख लो, सीता हरण और श्री राम द्वारा समुद्र का मानभंग, ये सब किसके हैं? राजा रवि वर्मा के हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? तो आंसर तो पता ही हो गया सबको, ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल के बारे में। दे रहा है सतीश गुजराल का सृजन व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा के रूप में उभरता है और चित्रकार, मूर्तिकार, म्यूरल कलाकार और वास्तुविद के रूप में ये जाने जाते हैं। और मूक व बधिर गुजराल ने अपनी सृजन यात्रा के हर चरण में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। गलत बहुत है इसमें। इनके प्रमुख चित्रों में मोहनजोदड़ो संस्कृति, जिसने आज़ादी, आंधी के अनाथ, आदमी व मशीन, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। आगे, देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की थी? मुंबई, जयपुर, इंदौर, पुणे। क्या होगा आंसर 84 का? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आंसर की बात कर लें, आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है इंदौर। ठीक है, तो एम.एफ. हुसैन एक आत्मदीक्षित चित्रकार थे। वह भारतीय कला के सिरमौर थे। इनका जन्म 1915 में कहाँ? सोलापुर नामक स्थान पे। और इन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष तक
देवलालीकर से पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में ये मुंबई आ गए। भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन, इनमें से कोई नहीं। बताइए 85 का क्या होगा? ऑप्शन ए के हैबर। तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन हैं? के हैबर। जन्म होता है 1912 में। कहाँ? कर्नाटक के छोटे से गांव कंटिगेरी में होता है। और इनकी शैली कैसी थी? लयात्मक थी। इनका प्रमुख कार्य था रेखांकन। और हैबर भारतीय लोक कला, संस्कृति व चिंतन के अध्येता थे। ठीक है, आगे। हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्णराज नृत्य। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। 86। अभी आप लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, फिर हम आपका जो मतलब ये हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना, फिर हम डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, केवल क्वेश्चन करवाएंगे, उसके आंसर करवाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी ये है महाकाली। तो द फ्लेम ऑफ म्यूजिक होगा आंसर। असित कुमार हलदार का जन्म कब होता है? 10 सितंबर 1890 को। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। और 1914 में जोगी मारा की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की थी। और असित कुमार हलदार अपने चित्रों पर जल रंग, तेल रंग, टेम्परा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ टैगोर। क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। वे बापू की तरह स्वयं भी चरखा काटते थे। सन 1937 से 38 ईस्वी में हरिपुरा में पोस्टर बनाए थे इन्होंने। और हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की जो साज सज्जा में योगदान भी दिया था। असित चित्रकार के चित्र किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? बताइए। असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। बताइए क्या होगा? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है राजा रवि वर्मा। तो रंगमंच से मुक्त हैं और वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। राजा रवि वर्मा की आकृतियों में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। और राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता गजब की है। राजा रवि वर्मा अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित कर देते थे। और यहीं से उनका नाम विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाने लगा। और राजा रवि वर्मा भारत के अनेक कला तीर्थों और धार्मिक स्थलों में घूम घूम कर वहाँ की पौराणिक वेशभूषा व रीति रिवाजों का अवलोकन किया कर। ये ना पौराणिक वेशभूषा और ये सब चीज़ें बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? चित्रकार, गीतकार, मूर्तिकार, इतिहासकार। आंसर की बात की जाए, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है सी मूर्तिकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? मूर्तिकार। कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। ये शब्द किसने कहा है? ये टीपी राय चौधरी ने ही कहा है, ठीक है। और प्रसिद्ध कला शिल्पी श्री देवी प्रसाद राय चौधरी के हैं, ये सब बता दिया। और डीपी राय चौधरी चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला में भी इनकी विशेष रुचि थी। और इनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है श्रम की विजय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने संघर्ष और कश्मकश की अलग अलग लीकें पहचानी हैं। आगे, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? बताइए। अहमदाबाद, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा जो आपकी आधुनिक वाली दिल्ली है, आंसर करेक्ट होगा। आगे है भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी अबुल फजल, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शैलेंद्र नाथ डे। क्या हो जाएगा बताइए।
आंसर की बात कर लें, ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे। तो भारतीय चित्रकला पद्धति के लेखक कौन है? शैलेंद्र नाथ डे। इनका जन्म होता है इलाहाबाद में और शैलेंद्र नाथ डे की उत्कृष्ट कृतियां भारत कला भवन में संग्रहित हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, असित कुमार हलदार। बताइए। ऑप्शन ए ये है नंदलाल बोस। तो नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1917 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये कोलकाता के गुरु रविंद्रनाथ के द्वारा स्थापित विचित्र नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कला भवन में रहकर इन्होंने आसपास के गांवों के चित्र बनाए, जिसमें संथाल स्त्री पुरुष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सतीश गुजराल, सूजा बेंद्रे, निकोलस रोरेक। 93। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है निकोलस रोरेक। ठीक है, तो निकोलस रोरेक रूस से आकर भारतीय प्रकृति दर्शन और संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ पर बस गए और उनका दृष्टिकोण विश्वजनीय था। इन्होंने हिमालय की अनेक छवियाँ बनाई। सूर्योदय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सूर्योदय, सूर्यास्त, कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात में उन्होंने हिमालय के विभिन्न चित्र बनाए। ठीक है, आगे है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? बताइए। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कोटेशन किसका है? जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रायड, क्रोचे। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर की बात की जाए आपका राइट होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कथा है, ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। और दूसरा है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, ये फ्रायड ने। मतलब फ्रायड ने ये चीज़ कही है कि जैसे कोई बलात्कार कर देता है, जैसे अपने संवेगों को, जो मतलब आपके अंदर के इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोई बलात्कार कर देता है, तो हम जो बलात्कार हो जाता है उससे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर वो उसी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अगर वो पेन कॉपी लेकर उसमें उतार दे, जो आप लोग देखते हैं ना कि न्यूड क्या बोलते हैं उनको, न्यूड जो चित्र होते हैं, वो जो कलाकार होते हैं ना न्यूड वाले, वो ऐसे ही होते हैं जो बलात्कार करने के भय से अपने पेन कॉपी को उतार देते हैं उसमें चित्र। ठीक है, समझ गए होंगे कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं, जो गलत इमोशंस आते हैं, वो किसी गलत काम को अंजाम ना देकर वो पेन कॉपी पे उतार देते हैं और वही चित्रकार आगे चल के फेमस हो जाते हैं। ये कथन किसका है? ये है फ्रायड महोदय का कहना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? राय कृष्णदास, E.V. हैवल, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर। बताएंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार स्वामी। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है और आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली का नामकरण इतिहासकार लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिम भारतीय शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नाम पश्चिम भारतीय शैली दिया है। बताइए चारकोल क्या है? पेंसिल, लोहा, कोयला, कोलतार की बत्ती। ऑप्शन सी, ये कोयला है। तो लकड़ी का कोयला या काठ कोयला, इसी को चारकोल बोलते हैं। ठीक है, ये सच्छिद्र ठोस पदार्थ होता है जो लकड़ी, हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल और अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकालकर बनाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम ऊष्म विघटन कहते हैं। ठीक है, पैरालिसिस। चलिए आगे है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्षय वृद्धि, पोत, रेखा, रूप। बताइए क्या हो जाएगा? आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी, रेखा कहते हैं। भावों को चाक्षुष रूपों में अथवा विचारों को चित्रात्मक रूपों में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा ने ही रेखा को जन्म दिया। आगे,
अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने में रेखा की सृष्टि होती है। यह कला का सरलतम, सार्वभौम तथा सर्वाति प्राचीन माध्यम है। ज्यामिति के अनुसार दो बिंदुओं के बीच की रेखा को रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगल, अरस्तु, क्रोचे। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये है अरस्तु। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने कला को अपने अनुसार परिभाषित किया है और अरस्तु ने अनुकरण को ही कला का मूल माना है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी हैं, इनको भी देख लीजिए। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। और हीगल ने कहा है कि आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम माना है। ठीक है, किसको? कला को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्क्रीन पर। चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि, नग्नजीत, कौटिल्य, वात्स्यायन। बताइए क्या होगा 99? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी, ये है नग्नजीत। तो चित्र लक्षणम की रचना 500 से 200 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है और इसको रचा है चित्र लक्षण की 6ठी-7वीं शताब्दी। ठीक है, आगे नग्नजीत के द्वारा। और चित्र लक्षण की 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में तिब्बत से ये प्राप्त हुई है, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र के भेद, चित्र सामग्री, इन सबको दिखाया गया है। अच्छा, इसको बताइए जल्दी से, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बताइए। नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्र लक्षणम। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है कामसूत्र। तो कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है, जिसमें चित्रकला का स्थान चौथा है, जो आलेख्यम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस रंग में कंपन गीत सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, बैगनी, लाल। बताइए। हम एक काम करेंगे कि हमारी देखिए तबीयत बिगड़ रही है कंटिन्यू बोलने की वजह से, क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा बोला नहीं है और डेली मुझे ऐसे मतलब बोलना पड़ रहा है, तो मेरी तबीयत हो रही है डिस्टर्ब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी जैसे मतलब आपके ये डेली चल रहे हैं, जब तक ये हो रहे हैं। ठीक है, आज हमारा ये 2011 का मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल से जो हमारे जो मतलब क्वेश्चंस होते थे, MCQs होते थे, जो हमने आपकी 8000 क्वेश्चंस वाली श्रृंखला स्टार्ट करने के लिए बोला था आपसे, उसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपके 8000 क्वेश्चंस की श्रृंखला है वो हम कल से ही स्टार्ट कर देंगे, जिसमें से हमें थोड़ा सा रेस्ट मिलता जाएगा। क्वेश्चंस बोलेंगे और थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, तो उसमें हमारा थोड़ा मेंटली जो हमें प्रेशर पड़ रहा है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, और फिर मतलब जैसे ही अगला संडे आएगा, संडे टू संडे हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, मतलब एक साथ 125 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो उसमें हम पर लोड भी नहीं पड़ेगा और आप लोगों को भी लोड नहीं पड़ेगा डेली, है ना, क्योंकि हमने कभी इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं बोला है। यहाँ बोलना पड़ता है, फिर कोचिंग में भी, फिर बहुत सारा मतलब लोड पड़ जाता है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तबीयत से डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए, ऑप्शन सी, ये है बैगनी। ठीक है, तो कल से जो हमारे 8000 क्वेश्चंस की सीरीज है ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कल से हम 8000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, तो सभी लोग शाम को 7 बजे जुड़ेंगे। ये वो वाले क्वेश्चन होंगे 8000 जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल से सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम में 100% मार्क करेंगे। ठीक है, उसमें हम नंबरिंग भी करते जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा बैगनी। तो प्रकाश का निर्माण 7 रंगों से मिलकर बना होता है, इसकी विकिरण अलग अलग होता है और बैगनी रंग का विकिरण सबसे अधिक और लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। इसी कारण उगता और डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई पड़ता है। आगे, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा, जल रंग, तेल रंग, पेस्टल। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेस्टल। इसको देख लेते हैं आगे। बिना तूलिका की सहायता से पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है।
पेस्टल रंगों के लिए खुरदुरा कागज प्रयुक्त किया जाता है और इन रंगों को नाइफ या चाकू की सहायता से लगाया जाता है और शेष तीनों रंगों का प्रयोग तूलिका की सहायता से किया जाता है और टेम्परा, जल रंग और तेल रंग के चित्रण हेतु सेबल तथा ब्रिसल तूलिका का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख संयोजन। बताइए 103 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है टुकड़ों का संयोजन। कागज या टुकड़ों को नित तल पर चिपकाकर तैयार की गई कलाकृति जो है वो कोलाज चित्रण कहलाती है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से त्रिआयामी कला कौन सी है? चित्रकला, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत। क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी, ये है मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला एक त्रिआयामी कला है। मूर्तिकला में नक्काशी, पत्थर या लकड़ी, मॉडलिंग, मिट्टी मोम, ढलाई और वेल्डिंग के रूप में त्रिआयामी कला प्रस्तुत की जाती है। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, इस वजह से हम थोड़ा सा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम आपको पूरा हर चीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। तो भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति और शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं। इसे भाव भंगिमा कहा जाता है और चित्रकार इसी भाव भंगिमा को विभिन्न उपायों द्वारा अंकित करता है, जिसे अभिव्यक्ति कहते हैं। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है ऋग्वेद में। तो भारत कला दर्शन है, शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। जैसे कला एक सेकंड यहाँ देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए सीधे। अब पोथ से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ्य सामग्री, स्पर्श ज्ञान। बताइए क्या होगा? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पर्श ज्ञान। किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है बुनावट कहलाता है। ठीक है, या फिर वयन बोल दीजिए इसी को। तो वयन का अनुभव दृष्टि के माध्यम से होने वाला स्पर्शेंद्रिय का अनुभव है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? ये सभी जानते हैं। ऑप्शन बी, तान बोलते हैं। और रंगों के हल्के व गहरे बलों में प्रकाश की मात्रा तथा श्वेत से काले रंग तक की क्रमबद्धता तान कहलाती है। इस प्रकार तान और बल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक तान का एक बल होता है। दोनों शब्दों को मिलाकर तान बल अथवा तान का मान शब्द भी प्रयोग किया जाता है और रंगों में प्रकाश की मात्रा ही तान का मान होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे अंतराल क्या है? धरातल, अच्छत धरातल, कलाकार का कार्यक्षेत्र और ऑप्शन डी। बताइए क्या होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये है धरातल। तो कला मर्मज्ञों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है, किंतु यह ध्यान रखना है तो चित्र सृष्टि करते समय सामने रखा कोरा धरातल एक रिक्त स्थान के समान प्रतीत होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई आदि का विस्तार सबसे पहले दिखाई देता है। कोरे धरातल का रिक्त स्थान ही क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है। समझ गए होंगे। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3। बताएंगे क्या होगा आंसर? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन ए, ये 2 प्रकार का होता है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दी है। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है, देख लेते हैं। पहला रैखिक, दूसरा वायवीय। तो परिप्रेक्ष्य दृष्टि और दृष्टिबोध के संदर्भ में वो तरीका है जिसमें वस्तुएं उसके आयाम आदि विशेषताओं और वस्तुओं के सापेक्ष आँख की स्थिति के कारण आँखों को दिखाई देते हैं। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी से।
चित्र में अनेक आकृतियां अंकित की जाती हैं। इन आकृतियों को पृथक पृथक रूप हम इकाई मान सकते हैं। जहां इन इकाइयों में किसी एक या अधिक प्रकार की समता होती है, वहां इनका संयोजन सामंजस्य उत्पन्न करना यह भी कहा जा सकता है कि किसी चित्र के रेखा, वर्ण, तान, वयन एवं आकृति आदि एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत हों तो वहाँ चित्र में सामंजस्य का अनुभव होता है। ठीक है, यहाँ से एकदम आपकी थ्योरी जो है ना वो पूरी कंप्लीट होती चली जा रही है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। गर्म रंग कौन सा है पूछा जा रहा है। बताएंगे सभी लोग। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी आपके गर्म रंग हैं। तो लाल, पीला प्राथमिक रंग व नारंगी द्वितीयक रंग हैं। लाल रंग का प्रभाव उत्तेजना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, यहाँ समझिए। लाल रंग का प्रभाव उत्तेजना, हिंसा, प्रेम, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि है और पीले रंग में प्रकाश की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नारंगी रंग का प्रभाव वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि है। उपरोक्त तीनों रंग गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं, याद रखना है। बताइए, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, शरीर है, गर्दन है, सिर है। बताइए। और क्लास अगर पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी तो सभी तक शेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, ये ताल एक सिर है। ठीक है, तो संयोजन के सिद्धांत में प्रमाण अनुपात को प्रकट करता है और विभिन्न आकृतियों का सही सही ज्ञान प्रमाण कहलाता है। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने 5 प्रकार के रूप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार और बालक बताए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर होता है, ये याद रखना है। खोपड़ी होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों की। वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति, संवेदना की संपत्ति, रेखांकन की संपत्ति, वस्तु की संपत्ति। बताइए सभी लोग। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश की संपत्ति। तो वर्ण वास्तव में प्रकाश का गुण है, अर्थात वर्ण की जो उत्पत्ति प्रकाश से होती है। ठीक है, संपत्ति लिखा है, ये उत्पत्ति होगा। ठीक है, हाँ उत्पत्ति। इस तथ्य का उद्घाटन 1670 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने की थी। एक सेकेंड। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आँखों की रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पास में रोड्स तथा कोन्स ग्रंथियाँ चेतन हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, वर्ण को देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है एचिंग क्या है? वॉश टेक्निक है, ग्राफिक टेक्निक है। बताइए, तीनों दोनों हैं या फिर कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये ग्राफिक टेक्निक है। तो एचिंग एक ग्राफिक टेक्निक है जिसमें नक्काशी, धातु में बनी आकृति में डिजाइन तैयार करने के लिए, किसी धातु की सतह के आरक्षित हिस्सों की कटाई के लिए तीव्र एसिड या मॉर्डेंट का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को कहते हैं। और प्रिंट तैयार करने के लिए इंटेग्लियो विधि के रूप में आज इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जाता है। फूलकारी क्या है? पॉपुलर कला है, ललित कला है। बताइए क्या है? 16 ऑप्शन सी, ये लोक कला है। तो फुलकारी किस एक तरह की क्या है? कढ़ाई होती है जो चुनरी, दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब है फूलों की कलाकारी। ठीक है, और यह विशेषता कहाँ, किस प्रांत में? पंजाब के प्रांत में होती है। ठीक है, आगे। डिपर किससे संबंधित है? एक्रेलिक, तेल, टैक्स, जल रंग। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये तेल चित्रण से। तो डिपर का प्रयोग तेल चित्रण में होता है और कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे डिपर कहते हैं, तथा तेल चित्रण का माध्यम तारपीन का तेल, अलसी का तेल तथा वार्निश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तेल चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ वार्निश कोपाल वार्निश है। ठीक है, और तेल चित्रण में अलसी के तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात आधा आधा होता है। इंपॉर्टेंट है अलसी का और तारपीन का। ठीक है, बताइए ऑस्टवॉल्ट आदर्श
वृत्त में रंगते हैं? 18 रंगों में, 22 में, 24 में, 32 में। बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे। आंसर की बात की जाए होगा ऑप्शन सी, ये है 24 रंगों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए दे रहा है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान ओस्टवॉल्ड ने 8 आदर्श रंगतों का एक चक्र कल्पित किया था, जिसमें शुद्धतम और चमकदार 4 प्रधान वर्ण तथा 4 अप्रधान वर्ण हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग करेंगे फटाफट से। हाँ रुक जाओ बस एक सेकेंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये है अंतःकरण की प्रेरणा। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? अंतःकरण की प्रेरणा है। भारतीय चित्रकला एवं कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न हैं। भारतीय कलाओं की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, अंतः प्रक्रिया के अंकन, कल्पना, प्रतीकात्मकता, यही सब है। ठीक है, इसको बताइए, लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता, रूप शशि, बाह्य सौंदर्य व्यंजन, सुरुचि संबद्ध। बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी, बाह्य सौंदर्य व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, चलिए पूछा जा रहा है, लावण्य कहते हैं रूपमिति को। रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ही परिमित देता है, उत्कर्षता प्रदान करता है, जिस प्रकार भाव अभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का बोधक है, और लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है शेड, टिंट, मध्य प्रकाश, हाईलाइट। क्या होगा आंसर। आवाज तो पढ़ ली, एक सेकेंड, चलिए अब आएगी। हाँ, तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हाईलाइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, वास्तुकला। बताइए क्या होगा। हाँ, ऑप्शन सी, ये संगीत कला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? लाल नीला, हरा लाल, भूरा नीला, भूरा हरा। क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी, ये है भूरा और नीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? यूनान, जापान, चीन, भारत। क्या होगा आंसर। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान के। फिर है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा, चंबा। बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जम्मू। तो डोगरा कला दीर्घा जम्मू में है। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1954 को होती है। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ से 125 क्वेश्चंस थे, ये हमने पूरे टोटल कवर कर लिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। देखिए थोड़ा सा मेंटली हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें तनाव हो रहा है। इस वजह से हम जो ये कंटिन्यू डेली कर रहे हैं, इसको डेली ना करके हम संडे टू संडे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रख देते हैं। ठीक है, और जो आपकी 8000 क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, 8000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी कल से होगी। कब से? कल से ये सीरीज स्टार्ट होगी। और जो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके संडे टू संडे हम करवा देंगे एक एक। तो इससे हम पर भी लोड ना पड़ेगा और ना ज़्यादा हमारी तबीयत डिस्टर्ब होगी। ठीक है, क्योंकि लगातार हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हम मतलब अब हम क्या बताएं हमें अंदर से कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा अंदर से थकावट सी हो रही है और मेंटली हमें बहुत ज़्यादा मतलब सिर में इतना दर्द हो रहा है कंटिन्यू बोलना, क्योंकि कभी हमने इतना ज़्यादा बोला नहीं है कंटिन्यू, इस वजह से। ठीक है,
तो कल से आपके 8000 क्वेश्चंस की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है कल से। तो कल से आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। और जो क्लास को बाद में देख रहे हों तो उनके लिए एक चीज़, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तब तक तो आपकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी होगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, 8000 क्वेश्चंस की सीरीज हम वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। बना देंगे तो आप देख लीजिएगा। तो आपको डेली अब शाम को 7 बजे जुड़ना है। संडे को आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल आराम से 8000 वाली क्वेश्चन सीरीज में। और एक चीज़ और, जो आपके 8000 क्वेश्चंस होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत 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 ज़्यादा। इस श्रृंखला को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो क्वेश्चंस हम होते हैं, क्वेश्चंस बोल देते हैं, थोड़ा सा हमें बीच में रेस्ट मिल जाता है बोलने का, है ना। और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस भी बोलना है और फिर उसके ऑप्शंस भी बोलने हैं और डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलना है, फिर दूसरा क्वेश्चंस, ये कंटिन्यू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ना। एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, हम बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा तबीयत हमारी बीच में डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चंस भी आपके संडे टू संडे होते रहेंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कि पहले क्वेश्चन बोल दिया, फिर 4 ऑप्शन आपके बोल दिए, तो इसमें थोड़ा सा हमें रेस्ट मिल जाता है बीच में, है ना। तो इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो फटाफट से सभी तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और गर्मी पड़ रही है ना, मेन चीज़ है गर्मी की वजह से, गर्मी अंदर से बढ़ रही है। कंटिन्यू बोलने से ना गर्मी बढ़ती है, प्यास तो लगती है, प्यास लगती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है। मेन चीज़ हमारे साथ ये होता है कि हमें प्यास लगती है, मतलब गला तो सूखता है, हमें पता चल जाता है, लेकिन हमारी आदत ये है कि हम पानी नहीं पीते हैं, बहुत कम पानी का वो हो जाता है। तो बस इसी वजह से हमें थोड़े से मतलब सिर घूमा घूमा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने पौआ लगा लिया हो। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। गर्मी का मौसम है, आप लोग भी जानते हैं कि कंटिन्यू एक ही चीज़ में घुसे रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो फिर डेली मिलते हैं रात में 7 बजे। तो कल भी ऐसे ही 8000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर स्टार्ट होंगे, ठीक है। हम उसमें नंबरिंग कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 8000 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक दिन में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतना ही देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। चलिए।